मैं एक एक करके उसको रिसर्च क्या है इसे करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेरिटिक स्टील। ये तो मेट्रोलॉजिकल के हैं, ये फिजिक्स से नहीं हुई है। मैम उन्होंने एक मटेरियल और एक मेटेरोलॉजी दिए थे, तो उन्होंने मटेरियल में इन इनके नाम मेंशन कर रखे थे, 10 नाम मेंशन कर रखे थे। हाँ, मटेरियल्स में से आएगा वो भी, बट ये थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का। हाँ मैम, और के भी देखे थे, मतलब कुछ की प्रोफाइल मिली नहीं, बट सबका काम बिल्कुल फिजिक्स से डिफरेंट था। मतलब फिजिक्स तो करते हैं, बट वो है कि मटेरियल्स, कंप्लीट मटेरियल्स बेस पे करते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे नैनो स्ट्रक्चर और इसके रिलेटेड काम जो है यहाँ पे, dispersion strength and steels with varying ethereal content। तो ये जो कंपोजिट है, एक 15Cr2W ऑक्साइड ये बनाएंगे, और फिर इसका जो वेरिएशन करेंगे इथ्रिया कंटेंट से, और फिर उसका काइनेटिक्स एंड स्ट्रेंथ मॉडल करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, उसका लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्पेसिंग, लैटिस का जो आपका एटॉमिक जो एंगल है, अल्फा बीटा गामा, और उनके बीच में ए बी सी सारी चीजें, उनके साथ जो एबीसी सबका मॉडल करके वो स्टडी करेंगे, उसका काइनेटिक्स क्या है और उसका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उसका प्रेशर कितना वो झेल पाएगा। क्योंकि वो इंडस्ट्री बेस्ड काम करते हैं, तो ऐसे काम में एक फायदा होता है कि आप जैसे पीएचडी करके आपको तुरंत इंडस्ट्री बेस्ड जॉब मिल जाता है। और स्टील का तो आपको पता ही है कितना मार्केट है। तो जितना स्टील को और बेटर बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो अगर बात करें इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर से, अगर इन्होंने ऐसा कुछ डोपिंग किया स्टील में और फिर उसको ऐसा स्ट्रेंथ मतलब दिखाया है जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो स्टील अवेलेबल है उससे बेटर है, तो वो डायरेक्टली अपना जो रिसर्च है उसको टेक्नोलॉजी में दे सकते हैं। वो एक फायदा है। जैसे ये दूसरा है हीट ट्रीटमेंट ऑफ इंकोनल 718 निकल बेस्ड सुपर अलॉय। तो इन्होंने एक अलॉय बनाया जो निकल बेस्ड, और ये जो मतलब नंबर है ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इसका इन्होंने पूरा रिव्यू दिया है। और the novel methodology for selecting synthetic temperature for the optimum mushroom delivery। मतलब इनका काम ही है कि मटेरियल्स को इस तरीके से आप उसको मॉडिफाई करो, डोप करो, या फिर कोई भी ट्रीटमेंट करो ताकि एग्जिस्टिंग जो है उससे बेटर बने। ये इनका रिसर्च है। अब इसमें मटेरियल्स मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री काफी सारे वो चीज आ जाएगा, मेट्रोलॉजी जो मेन होता है वो आ जाएगा। दूसरा चेक करते हैं। हाँ, सेरामिक्स सेरामिक्स पे देखो काम करते हैं बहुत लोग, मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी लोग काम करते हैं सेरामिक्स पे। थर्मल ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, पीवीडी बेस्ड नानो कंपोजिट हाइड्रोजन यूजिंग एटमॉस्फेरिक एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एटॉमिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट जो हीट
थर्मोकपल थर्मो थर्मल जो होता है प्रॉपर्टीज होती है ना, हीट ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज, उसका स्टडी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जिसमें वो इम्पोर्टेंट है। इनका तुम आराम से दे सकते हो, बट हाँ ये मॉडलिंग करते हैं, तो हो सकते हैं मतलब दोनों चीजें करते हैं, शायद एक्सपेरिमेंट भी करते हैं मॉडल भी करते हैं। तो scalable physical representation for reverse engineering of novel inorganic materials using deep generative models। तो ये जैसे इनका मॉडल स्टडी है, ये भी मॉलिक्यूलर डायनामिक स्टडी है। Machine learning approaches to identify and design low thermal conductivity oxides for thermoelectric application, ये भी मशीन लर्निंग मॉडलिंग है। तो मतलब ये है कि हो सकता है ये ऐसे स्टूडेंट को प्रेफर करें जिसको प्रोग्रामिंग भी आती है, ये दोनों चीज करते हैं, ठीक है। बट ये मतलब तुम्हारा फिजिक्स रिलेटेड काम भी मतलब इनका भी है। Structure of literature physical classes by provide conceptualizing the interface control reaction phenomenon. Then refinement, strain hardening, capture in thermomechanically processed ultra strong microalert scale। हाँ तो इनका भी पूरा मटेरियल्स पे ही काम है, और स्ट्रेन और स्ट्रेस स्टडी करते हैं और मॉडलिंग करते हैं। Switching magnetic order in nanopores by electrochemical charging, charge response of magnetization in nanoporous विधि लेना वाला है। ये सब देखो मतलब फिजिक्स रिलेटेड काम ही है, तो आई थिंक ये भी अच्छे हैं, मतलब वी कैन आल्सो सिलेक्ट। हाँ मैम, तो हाँ मैम मेरी फ्रेंड कर रही है वहां से, वो फिजिक्स वैसे फिजिक्स से थी, लेकिन उसका मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हुआ था, तो वो बता रही थी सब कुछ चीजें नई हैं, सब कुछ चीजें क्या है कि उन्होंने जिस गाइड के अंडर लिया है उसका कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है अभी, तो बता रही थी हम्म। फिजिक्स से पूरी डिफरेंट है। और तो वो किस प्रोफेसर को लिया, नाम है? नहीं वो तो नहीं पता। क्योंकि डिपेंड करता है ना, जैसे ये देखो इनका काम है, इनका काम जैसे पुराने वाले मैंने दिखाया था अभी जो फेरोमैग्नेटिक स्टडी है उसका, एलॉय का, तो वो तो फिजिक्स ही है ना। और फिर उससे पहले जो था थर्मोकपल स्टडी जो है, थर्मल प्रॉपर्टीज मटेरियल्स के अंदर की फिजिक्स। अब फिजिक्स को तुम एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, तुम उसमें स्टार का फिजिक्स देखो, मटेरियल फिजिक्स क्या है मटेरियल के अंदर की फिजिक्स देखो, ऑप्टिक्स क्या है ऑप्टिक्स के अंदर की फिजिक्स देखो। मतलब चीजें हैं कि हम बस अलग अलग उसमें देख रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में उस चीज को देख रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बदल जाता है, बट ओवरऑल स्टडी तो वही है। मैकेनिकल स्टडी, इलेक्ट्रिकल स्टडी, थर्मल स्टडी, वो स्टार में भी जो देख रहा है वो भी वही स्टडी कर रहा है, और जो मटेरियल के अंदर देख रहा है वो भी वही चीज स्टडी कर रहा है। ये मैम देखो इनका ये एक पेपर, बायोफिल्म में काम करते हैं। हम्म। हाँ इनका एक पेपर एक्सआरडी पर भी हुआ है, क्रिस्टलोग्राफी और एक्सआरडी पर इनमें। नहीं अभी का लेटेस्ट देखो ना, अभी इनका रिसर्च क्या है, मान लो इन्होंने कुछ कभी काम किया है तो वो अभी नहीं करते हैं, ये ईयर में आप लेटेस्ट देखो। जैसे आप ओपन किया आपने, फिर आप ईयर पे क्लिक कर लो तो लेटेस्ट सारे रिसर्च आ जाएगा, और उससे इनका साइटेशन बहुत है, तो मतलब ये काफी हाई प्रोफाइल रिसर्चर है। 10,000 साइटेशन बहुत होता है। सेल फिलिंग मटेरियल्स एंड हाइड्रोजन फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशन, ऑर्थोपेडिक, हाँ
तो ये क्या करते हैं, ये मटेरियल्स को बायो एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। Fabrication of CNT, straight carbon fiber, and its effect on the interfacial and mechanical behavior of reinforced epoxy multiscale laminated composite। तो ये कोई composite होगा जो कहीं बायो में यूज होगा। ये कोई GNP, शायद गोल्ड नैनो पार्टिकल हो सकता है, GNP बोल रहा है। कार्बन फाइबर बनाया, उसके गोल्ड नैनो पार्टिकल स्प्रे किया, वो फैब्रिकेट जो किया है, फिर उसको इस एपॉक्सी के अंदर उसके इंटरफेशियल और मैकेनिकल बिहेवियर स्टडी किया है। इंटरफेशियल मतलब दो फेज, कार्बन फाइबर एंड गोल्ड नैनो पार्टिकल दोनों फेज, और साथ में ये जो एपॉक्सी है, तो इनमें जो फेसेस है आपस के, उस इंटरफेशियल स्टडी किया है, एंड उसके वजह से जो मैकेनिकल, जो उसका प्रॉपर्टीज चेंज होगा, वो भी स्टडी किया हुआ है। जैसे ये 3D प्रिंटेड कार्बन नैनोट्यूब्स, रीइंफोर्स्ड पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन फ्लेक्सिबल सेंसर फॉर टैक्टाइल सेंसिंग। तो टैक्टाइल सेंसिंग आई डोंट नो क्या है, वो कोई पर्टिकुलर सेंसिंग होगा। और इन्होंने फ्लेक्सिबल सेंसर बनाया जिसमें कार्बन नैनोट्यूब का यूज किया है। और सेंसर मतलब क्या है, जैसे जो भी चीज के लिए सेंस करना चाहोगे, वो एक पर्टिकुलर, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है कोई भी चीज का, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेंस करेगा। या फिर मान लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चेंज होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का जो वो चेंजेस है, पीक पोजीशन या डीप पोजीशन, को सेंस करेगा। पर हाँ, इसका, इनका जो काम है, मतलब ये काम बहुत वो है आजकल, मतलब इंडस्ट्री बेस्ड, और क्या बोलो इसको, मतलब ग्रोइंग है, मतलब क्योंकि फिजिक्स और बायोमेडिकल फिजिक्स एक बहुत बड़ा मार्केट है, so दैट कि आपका जो मेडिकल डिवाइसेस है वो इम्प्रूव होता जाए। तो इनका ये है कि आपका काम जो है वो ग्रो करेगा आगे। पेपर भी है अच्छा खासा। तो if you want to extend your knowledge in material science, then you can definitely choose any of them। बट अगर एकदम से जो आपका फिजिक्स रिलेटेड काम जो मेन करते हैं, वो जो अभी दोनों जो इससे पहले थे ना, क्या नाम था उनका, साधन घोष और अभिषेक अभिषेक, तिवारी। हाँ, ये दोनों करते हैं। ये फिजिक्स का ही, मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी ऐसे प्रोफाइल तुम्हें बहुत सारे दिख जाएंगे। और इससे पहले जो है एक, ये मेट्रोलॉजी वाले काम ज्यादा करते हैं। इससे तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा और मेट्रोलॉजी भी पढ़ना होगा। तो मैम वो दोनों फर्स्ट फॉर रेफरेंस लगा दूं फिर? हाँ हाँ, उन दोनों को फर्स्ट में लगा दो, फिर इन दोनों। बट अगर कोई पॉसिबल चांसेस है, पता चले कि किसके पास कितना वैकेंसी है। मैम उसने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ बहुत सी वैकेंसी है। ओके। अगर उसमें है ना, जो मेल आया उसमें उन्होंने ये दे रखा है कि मटेरियल में गूगल फॉर्म दिया है कि मटेरियल दोनों फॉर्म भी फिल कर सकते हो, ओनली मटेरियल और मेटेरोलॉजी में से एक एक भी फिल कर सकते हो। बट उसने ये बताया कि वहां पे दोनों में दिलवाएंगे वो इंटरव्यू। एक फिल करोगे तो भी दूसरे में दिलवाएंगे वो, क्योंकि इनके पास बच्चे नहीं। हाँ, बढ़िया है फिर तो। एक्चुअली बढ़िया बहुत था। लोगों को पता नहीं है, ये प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि मटेरियल साइंस वाले भी सेम काम करते हैं जो सॉलिड स्टेट में होता है। तो संजय क्या कह रहे थे? मेटेरोलॉजी के अंदर पूछेंगे क्या वो? वही तो दिक्कत है ना, मटेरियल तो क्या पता रिलेट कर लेंगे, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी से डिपार्टमेंट। आपसे नहीं पूछेगा, आपसे, हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि मेट्रोलॉजी होता क्या है। अब ये बेसिक तो आपको गूगल करके जाओ, हाँ वो तो बहुत सही बात है ना। वो आपको मैम आपसे आपसे बैकग्राउंड पूछ लेंगे पहले ही। हाँ, वंदना।
मैम मेटेरोलॉजी वाले में थर्मोडायनेमिक्स नहीं पूछते क्या? देखो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स तुमसे पूछ सकते हैं, एंट्रोपी क्या है, स्टैटिस्टिकल से कुछ पूछ सकते हैं, जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा है। अब मेट्रोलॉजी का क्या मतलब है, मेजरमेंट करना है ना, कोई भी चीजों का मेजरमेंट कर रहे हो, यूनिट्स, जैसे कि तो आपके पास कोई भी एक मटेरियल है, उसका आप सारे तरीके का प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हो, तो वो एक ब्रांच है जहाँ पे सारी मेजरमेंट होती है और साइंटिफिक मेजरमेंट होता है। आपसे पूछा जा सकता है लैटिस कांस्टेंट के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में, क्योंकि ये सब जितने मटेरियल के प्रॉपर्टी है वो आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो स्पेसिफिक हीट हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, या फिर क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी रिलेटेड अगर चीजें हैं तो जैसे कि एक्सआरडी हो गए और स्ट्रक्चर वगैरह, सारे आपको पूरा सॉलिड समझ के अंदर, मतलब चीजों को उस पे जितना इम्पोर्टेंट ग्राफ है वो सब प्रैक्टिस करके जाना है। राइट। तो अभी मैं पहले नैनो साइंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ये जो तुमने संजय नीरद रे एंड अंकुर गोस्वामी, इन दोनों का प्रोफाइल जो है, ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम करते हैं। तो तुमसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे डायोड वगैरह का। इलेक्ट्रॉनिक्स तुमने पढ़ा है ना? यस मैम, पढ़ना था। हाँ, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नैनो रिलेटेड तो पूछेंगे। अच्छा, तो मुझे अभी ये बताओ, नैनो स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है, क्या डिफरेंस है जो ये इतना इम्पोर्टेंट फील्ड है? किस किस में मैम? जैसे कि कोई भी नैनो स्ट्रक्चर हम लेते हैं, कार्बन का मान लो, एक बल्क कार्बन ले लिया, एक नैनो स्ट्रक्चर का कार्बन ले लिया, मान लो लेट्स से कार्बन नैनो क्यूब ले लिया, या कार्बन नैनो ट्यूब ले लिया, तो एक बल्क कार्बन और एक कार्बन नैनो ट्यूब, इनमें क्या डिफरेंस है, या कुछ डिफरेंस है क्या? नो आइडिया। वंदना। नहीं मैम, कुछ आइडिया नहीं है। याशिका। नो मैम। हरीश। नो मैम। अच्छा, क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नैनो ट्यूब बनवाना चाहिए। फिर सोचते हैं कि होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, क्या डिफरेंस हो जाता है? एक बाल कार्बन में एटम ज्यादा होंगे, या कार्बन नैनो ट्यूब में कार्बन के एटम ज्यादा होंगे? अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि कार्बन नैनो ट्यूब कैसे बनता है। कोई भी नैनो स्ट्रक्चर जो बनता है वो एक बाल कार्बन से ही बनता है। अगर कार्बन नैनो ट्यूब की बात करें, अगर मान लो कार्बन की जगह दूसरा कुछ ले रहे, सिल्वर की बात करें, सिल्वर नैनो पार्टिकल बनाना है, तो वो सिल्वर से ही बनेगा।
कि अब सिल्वर चाहे वो ऑक्साइड फॉर्म में हो, चाहे वो नाइट्राइट फॉर्म में हो, या जैसे कार्बन भी चाहे वो कोई भी एक जो मतलब मेजर कंपोनेंट है उसमें कार्बन या ऑक्सीजन या फिर सिल्वर प्रेजेंट होना चाहिए, और फिर वहां से ही उसका नैनो स्ट्रक्चर बने। और दूसरी बात है कि नैनो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका अलग अलग डायमेंशन होता है स्ट्रक्चर का। अगर हमने 3D नैनो स्ट्रक्चर बना दिया तो वो नैनो क्यूब कहलाएगा। अगर उसको 2D नैनो स्ट्रक्चर बनाया तो वो नैनो शीट हो जाएगा। अगर उसको 1D नैनो स्ट्रक्चर बना दिया तो वो क्वांटम डॉट बन जाएगा। तो 3D का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, उससे छोटा है 2D, मतलब उसका जो एक टोटल वॉल्यूम है उसके भी छोटा है 1D जो कि एक डॉट है। तो मतलब हम उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसका जो अमाउंट ऑफ एटम है वो हम छोटे से छोटे कर रहे हैं। और एक बल्क कार्बन की बात करें तो उसमें मान लो वो मीटर में है, ठीक है, वो या सेंटीमीटर में, या छोटा सा एक टुकड़ा भी ले लो तो वो उसका भी एक फाइनाइट डायमेंशन है जो हमें आंखों से दिख जाएगा। मिलीमीटर, माइक्रोन, मान लो 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन तक का भी ले लिया, एक छोटा सा डस्ट की तरह, वो भी हमें दिख जाएगा। हमारा आंखों का रेजोल्यूशन है 3-4 नैनो माइक्रोन तक हम देख पाते हैं, तो 5 माइक्रोन लेट से। बट नैनो, जब भी हमने नैनो शब्द यूज किया है तो माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, नैनो मतलब नैनोमीटर, मतलब आप आंखों से नहीं देख सकते, तो वो बहुत ही छोटा है। और हमें पता है कि जो लैटिस स्पेसिंग है वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का है, और एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻³ मीटर, और नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो आपने टोटल जो साइज है उसको इतना छोटा कर दिया, मतलब उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है तो आपने सीजर की तरह कट कर करके एकदम छोटा कर दिया, राइट। और वो आपके बस खाली कुछ डायमेंशंस, मतलब कुछ एटम्स ही आपके पास बचे हैं, तभी वो नैनोमीटर में दिख रहा है। तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स आर वेरी 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 लेस compared to a bulk like structure which is visibly we can see। और तो जैसे ही हमने नंबर ऑफ एटम्स को कम कर दिया तो जो इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन है, जहाँ पे हमें पता है कि सॉलिड में आपस में जो ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, वो आपस में इंटरफेयर करते हैं या फिर ओवरलैप करते हैं, उससे हमें एनर्जी बैंड्स मिल जाता है। और यहाँ पे हम आपने नंबर ऑफ एटम्स को कट कर दिया और बहुत ही कम रखते हो, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसमें आएगा? एनर्जी स्ट्रक्चर पे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कम है। और अगर आपके पास पोटेंशियल भी डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसा पोटेंशियल था, अभी आपने मान लो एक शीट बना दिया कार्बन की, ठीक है, जैसे ग्राफीन शीट। अब ग्राफीन शीट 2D है, 2D का पोटेंशियल और 3D का पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। और फिर आपने क्वांटम डॉट बना दिया तो 1D में जो एक ही डायमेंशन है उस पर्टिकुलर कार्बन का, तो पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंट होगा भी, तब भी आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको अलग एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले इम्पैक्ट क्या हुआ है? आपका एनर्जी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन्स की जो नैनो स्ट्रक्चर में है वो डिफरेंट हो गया कंपेयर टू अ बल्क। उसकी वजह से क्या है? उसकी वजह से आपको एनर्जी वैल्यूज में डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिकल चेंज प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी चेंज। तो अगर मैं अपना शेयर करूँ, तो अगर हम सिंपल, सबसे पहला जो ये कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन थ्योरी फार्मूला लेवल, ये मैं एक बार शेयर कर दूंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ material. Okay, so let's say we talk about conduction. So conductivity of electrons,
मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैन freely move scattered, it can scattered by the phonons or it can freely move inside the material. And let's say हमारे पास एक मेटल है, तो मेटल में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत है. Then we try to change the dimension of the metal. Let's see here. What will happen? जैसे मान लो हमने एक क्वांटम डॉट बनाया. क्वांटम डॉट मतलब एक बॉक्स पोटेंशियल की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं. पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही टाइनी एक न्यूक्लियस में मतलब टाइनी डायमेंशन में न्यूक्लियस के साथ जो है वो बंधे हुए हैं, है ना. सो इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ बॉक्स पोटेंशियल. इसका डायमेंशन क्वांटम डॉट का होता है 2 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, इतना ही होता है. जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन उस मतलब क्वांटम डॉट के अंदर बंधे हुए हैं ड्यू टू द न्यूक्लियस और आयनिक कोर ऑफ द एटम. So what happens when an electron is confined in a box? You will have different energy levels, and that is dependent on the length of the box and energy quantized. So E can be expressed as n square h square by 8 n L square. तो आप अगर इस तरीके से देखोगे तो आपके पास दो बैंड होगा, जैसे अलग अलग एनर्जी लेवल है. तो आप एक प्रॉपरली आपको पता चल गया कि मैंने जो क्वांटम डॉट बनाया है का लेंथ जो दिस इज द क्रिस्टल लेंथ बाय इसका डी से आपने पता कर लिया. फिर आपको पता है कि एनर्जी बैंड कितना है, E1, E2, E3. So you can directly, let's say we have silver or we have carbon, इसका एनर्जी बैंड अलग था, बट जैसे ही हमने सिल्वर या कार्बन का क्वांटम डॉट बना दिया तब वो एनर्जी बैंड उसके डायमेंशन पे डिपेंड कर गया और वो मेरे हाथ में है. तो मुझे वो जहां भी यूज करना है मैं उसके हिसाब से उसके लेंथ को, एटॉमिक स्पेसिंग को एडजस्ट करके मैं वहां यूज करूंगी. किस तरीके का यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे कोई एक सोर्स चाहिए जो एक ही वेवलेंथ का मुझे लाइट दे. ठीक है, तो एक वेवलेंथ का लाइट देने के लिए स्पेसिफिक दो एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होना चाहिए, E1 और E2. अगर E1 और E2 के बीच में बहुत सारे ढेर सारे एनर्जी लेवल और आ गए या बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हो गया तो हमें जो इनिशियल वेवलेंथ मिलेगा एक्साइटेशन के बाद, जो इनिशियल वेवलेंथ मिलेगा वो भी एक रेंज में मिलेगा, बट हमें वो रेंज बहुत छोटा करना है. तो हम क्वांटम डॉट का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ही डिस्क्रीट है और जो एनर्जी लेवल की वैल्यू है वो हम डिसाइड कर सकते हैं. तो जो एक्साइटेशन करके हम एमिशन वेवलेंथ पाएंगे वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं. ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया सबको? यस मैम. ओके. डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के कारण होगा ना. हाँ, फिर देखो अब बात करते हैं 2D 2D मटेरियल्स की. 2D मटेरियल्स में भी आपके पास जो है पोटेंशियल है वो क्या हुआ, उसका शेप अलग हो गया जो बल्क में था उसके रिलेटेड, है ना. यहाँ पे आप एक पोटेंशियल वेल या क्वांटम वेल की तरह सोच सकते हो 2D को, राइट. जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस 2D पोटेंशियल में है मतलब वो एक वेल के अंदर है क्योंकि आयन है. आयन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव. सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल नॉट रिपेल. रिपेल करता तो बेरियर होता, अट्रैक्ट कर रहा तो वेल हो गया. ठीक है, तो उसका एनर्जी लेवल आप देख लो. और फिर जैसे 3D के केस में देखोगे तो आप 3D क्वांटम वेल ले सकते हो इन 3 डायमेंशन. और फिर वहां से आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल सकते हो जैसे, और 2D के लिए और या 3D के लिए.
तो 3D में हमारे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो e⁴ 1/2 है और 2D के लिए 0 है। तो इस तरीके से आप, जैसे कि मान लो कोई नैनो वायर है, क्वांटम वायर है, ठीक है, उसको आप मतलब क्वांटम वायर को आप इस तरीके से सोच सकते हो, दिस इज लाइक 1D and this has only the length along the length, it has the potential, otherwise it is no potential। तो आपने इसको 2D पोटेंशियल वेव की तरह आपने इसको फिट किया और फिर आपको एनर्जी लेवल मिलेगा एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आप वहां से ले सकते हो। So basically the confinement of electrons inside certain potentials depending on the structure of the nanomaterials, that is important। और दूसरा है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, जैसे ये आपका जो है बहुत ही बढ़ जाता है। जैसे मान लो लेट्स से हम यहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगी, यहाँ से पूरा अच्छे से समझना। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपने जैसे जैसे चेंज किया अपने मटेरियल स्ट्रक्चर को, जैसे मान लो 0 डायमेंशन, सॉरी क्वांटम डॉट इज नॉट 1D, वो मैंने गलत बताया था, 0 डायमेंशन है क्वांटम डॉट, जिसको आप इंफ्रा बॉक्स पोटेंशियल की तरह फिट कर सकते हो या डेल्टा पोटेंशियल की तरह फिट कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही टाइनी है और उसको मतलब 0 डायमेंशन की तरह मान सकते हैं। और 1D जो है वो वायर है, और क्वांटम वायर या क्वांटम नैनो वायर, उसको आप 1D ले सकते हैं। और 2D है आपका शीट है, दैट इज 2D, ठीक है। तो अभी दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है, वो है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो का क्या मतलब है? मान लो सॉलिड का सरफेस ये पार्ट है और उसका वॉल्यूम मतलब टोटल, सरफेस मतलब ऊपर का जो सरफेस है और ये वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम। अब एक बल्क में जो सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो होता है वो कम होता है और एक नैनो स्ट्रक्चर में सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी बहुत ज्यादा कम है। तो इसके वजह से क्या होता है, अंदर जो एटम्स है नैनो में वो ज्यादा फ्री रहता है उसके सरफेस पे और वो एक्टिव हो जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है कोई भी एक मेटेरियल, मान लो आपने ऊपर ये जो पूरा जब बल्क में था तो सब कुछ बॉन्ड आपका क्लोज था, फिर जैसे ही आपने उसको छोटा कर दिया, नैनो कर दिया, मतलब सारे बॉन्ड को कट कर दिया, तो बहुत सारा जो सरफेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसके एक तरफ बॉन्ड है ही नहीं, मतलब वो फ्री है। तो फ्री है मतलब क्या है, वो हमेशा एक्टिव है, तो उसके या तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा या फिर बाइंड कर लेगा वो किसी के साथ, या फिर जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब वो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी एनहांस हो जाएगा, क्योंकि उसके सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है इन द एटम, दे आर फ्री, दे आर नॉट बॉन्डेड टू द अदर, ठीक है। ओके एंड यही था मेजर। तो आपसे पोटेंशियल पूछा जा सकता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पूछेंगे अलग अलग, जैसे कि मटेरियल का नैनो स्ट्रक्चर अगर चेंज करते हैं तो आपका जीई वर्सेस ई, 1D 2D क्वांटम कॉन्फाइनमेंट इफेक्ट्स क्या है, जैसे ही आपने एटम को इनसाइड द नैनो स्केल क्वांटाइज्ड हो गया, कॉन्फाइंड हो गया, तो आपका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बिल्कुल मतलब बॉक्स पोटेंशियल की तरह हो गया है। तो आपका जो एनर्जी बैंड गैप है वो इस तरीके से डिफरेंट हो जाता है कॉम्पेयर टू बल्क, जहाँ पे बल्क में आपको एक साथ बहुत सारा आइटम्स है, तो आपको एक रेंज ऑफ बैंड मिलता है जो हमें क्रॉनिक पेनी मॉडल से भी पता है। और जैसे ही हम नैनो मटेरियल में चले जाते हैं तो हमारे पास ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिल जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कम है एंड दे आर कॉन्फाइंड इन अ वेरी लाइक पर्टिकुलर पोटेंशियल। चाहे अगर हम 1D वर्ल्ड की बात करें तो उसको 1D पोटेंशियल की तरह ले सकते हैं, क्वांटम वर्ल्ड
शीट के बारे में बात करें, क्वांटम शीट, तो वो 2D क्वांटम वर्ल्ड की तरह ले सकते हैं। तो जैसे जैसे हमने डायमेंशन नैनोमीटर का चेंज किया, वैसे वैसे उसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। और बट we know that these potentials will give us discrete energy levels which are spaced, like they have the spacing, not like they are mixed with and making very closely spaced like the bulk material. They have a definite spacing between the energies. And surface charge, तो जैसे ये बात अभी बोला था, बल्क में जो है मान लो ये सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, और फिर आपने जो है कट कर दिया बॉन्ड को 2D और 3D में। तो जैसे ये मान लो ये कार्बन की बात करते हैं, एक डायमंड स्ट्रक्चर, ये ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, और फिर ग्रेफाइट स्ट्रक्चर जब 2D में आ गया तो देखो इसके कितने सारे नंबर जो है रिड्यूस हो गया, एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एंड देन वी गो टू कार्बन नैनोट्यूब, इसके डायमेंशन हमने एकदम कट कर दिया और खाली एक ही वन डायमेंशन कर दिया, 2D की जगह फिर एक डायमेंशन और कट कर दिया, और फिर ये 0D जो है आपका फ्लोरीन। तो जैसे ही हमने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया है, मतलब डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं, वैसे इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो पोटेंशियल है, जो वो एक्सपीरियंस करेगा वो डिफरेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर बदल गया है। यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो एवरीथिंग, the major role is playing here the structure. ये भी वही है कि आगे आप जैसे शायद ये कंपोजिट के बारे में बताया गया है, क्रिस्टल ग्रेन एंड बाउंड्रीज, तो रिएक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल बॉन्ड, हाँ। तो जैसे ही स्ट्रक्चर हमने देखो, अब यहाँ पे एक ही मान लो सिल्वर का हमने एक नैनो पार्टिकल ले लिया, या यहाँ पे जैसे CdS, कैडमियम सेलेनाइड और CdS का कोर शेल नैनो पार्टिकल दिया है। कोर शेल मतलब एक कैडमियम उसके कोर में है और सल्फर जो है सल्फाइड वो उसके शेल शेल में है। तो अब वो अलग अलग मतलब ऐसा कलर वो एमिट कर रहा है, अभी ग्रीन कलर, कभी ये येलो कलर में, कभी ये रेड कलर में, और ये बहुत काफी यूनिफॉर्म कलर है। ऐसा नहीं कि हमें व्हाइट मिल रहा है कि सारे कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म कलर क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसके जो एनर्जी लेवल्स है वो डिफाइन कर दिया, और वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल से हमें एमिशन जब मिलेगा तो हमें यूनिफॉर्म कलर्स मिलेंगे। और जैसे ही हमने उसका डायमेंशन चेंज किया है, तो जो लैम्डा होगा, एमिटेड लैम्डा होगा, क्योंकि En चेंज हो गया, अब E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो लैम्डा एन भी चेंज हो जाएगा। इसलिए नैनो स्ट्रक्चर के जो जैसे ही डायमेंशन हम चेंज करते हैं, वैसे ही उसका जो है कलर, जो एमिशन है, एमिशन मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले अपर स्टेट में गया और फिर वापस आया, तो जैसे ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ऊपर कहाँ जाएगा जब दूसरा एनर्जी वैल्यू है, और फिर नीचे जब आएगा तब इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है E, that is equals to hc by lambda, so that wavelength will be seen by the spectrometer or by the emission spectrum. ये समझ में आया सबको? यस मैम। ओके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, कैसे होता है? किसी ने सिल्वर नैनोप्रिज्म बनाया, ठीक है, किसी ने गोल्ड नैनोस्फीयर बनाया, तो ये सब अलग अलग कैसे शेप में है वो दिखाया है। नैनोप्रिज्म मतलब इसका ऐसे त्रिकोण है इसका स्ट्रक्चर। अब तुम सोचो एज जो है इसमें ऐसे जो मतलब इस तरीके का शेप है, तो एज में शार्प टिप्स है, तो यहाँ पे कितने सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है एट द एज, वहां पे तीन जगह से
तो दोनों डायमेंशन का जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ का, दोनों साइड का, वो यहाँ पे कॉमन आ गया। फिर एक स्फीयर देखो, स्फीयर की मॉर्फोलॉजी प्रिज्म से अलग हो जाएगा, फिर उसमें कोई शार्प एज नहीं है। और जैसे ही आपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, नैनो प्रिज्म का जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। नैनो प्रिज्म के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फील करेगा, दैट इज डिफरेंट experienced by the electrons inside a nanosphere. और यहाँ पे जैसे नैनो पार्टिकल का रेडियस और कोएर्सिविटी, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि नैनो पार्टिकल जितना छोटा करोगे ना, वो डायमेंशन जो है पहले मल्टी डोमेन था, जब बहुत बड़ा है, मतलब पार्टिकल जो है उसका, नैनो पार्टिकल का रेडियस बड़ा है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है मान लो, या कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर ये डोमेन जो है वो रैंडमली पैरामैग्नेटिक, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, लेट्स से पैरामैग्नेटिक, उसके अंदर जो डोमेन है, डोमेन के अंदर जो है स्पिन जो है वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में है। बट जैसे कि ओवरऑल बात किया जाएगा तो सारे रैंडमली ओरिएंट है। And then if we reduce the nanoparticle radius, we will only get certain domains, क्योंकि आपने छोटा कर दिया साइज को। तो पहले नंबर ऑफ डोमेन्स जितना था, अभी डोमेन छोटा हो जाएगा, वो भी रैंडमली ओरिएंट है। फिर आपने और छोटा कर दिया, और छोटा करके रखा है खाली, मुझे सिंगल डोमेन चाहिए। तो आप सोचो, खाली सिंगल डोमेन ही लोगे तो सारे जो है प्रॉपर्टीज जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाएगी। ये पार्टिकल अपने आप मैग्नेटिक हो गया कि एक सिंगल डोमेन है और सारे स्पिन उसमें ओरिएंट है, तो आपको मैग्नेटिक मटेरियल मिल गया। फिर आपने और छोटा करा, इसको इस तरीके से छोटा करा और ऐसे ओरिएंट किया कि आपको सुपर पैरामैग्नेटिज्म मिल गया। जैसे ही आप मैग्नेटिक स्टडी करोगे, मतलब आप पहले उसका स्पिन स्टडी करोगे, उसके डोमेन का स्टडी करोगे, फिर उसको छोटा करोगे, उसको और छोटा कर दोगे, सो दैट यू विल गेट स्पॉन्टेनियस oriented single domains, and then you can also modify it so that you get some other magnetic properties. और यहाँ पे मेजर चीज क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम उसका पोटेंशियल और एनर्जी लेवल देखते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्पिन्स देख रहे हैं, क्योंकि वो हमारा मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है, सॉरी रीजन है। तो जैसे ही हमारा स्टडी, जैसे केमिकल स्टडी करेंगे तो हम फिर उसका बॉन्ड देखेंगे। तो जैसे ही हमें प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, फिर उस प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मेजर रीजन है उस प्रॉपर्टी मतलब पाने का या फिर उसका चेंज होने का, हम उसका स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप वही बैंड, एनर्जी बैंड गैप स्टडी करोगे इलेक्ट्रॉन के। जैसे बल्क मेटल है, तो बल्क में हमें पता है वो आपस में क्या होता है, ओवरलैप होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। फिर जैसे ही आप नैनो स्ट्रक्चर पे चले जाओगे तो आपके पास जो है एनर्जी लेवल्स जो है डिस्क्रीट होगी। और आप एनर्जी लेवल के बीच में आप फिर वहां से उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करोगे, चाहे आप उसको इंसुलेटर बना सकते हो, उसको मेटालिक बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द बैंड गैप यू कैन इंजीनियर योर मटेरियल एंड यू कैन फाइंड आउट। हाँ, कि मुझे सेमीकंडक्टर बनाना है तो मैं सेमीकंडक्टर को इस तरीके से बनाऊंगा, इतने बैंड गैप पे बनाना है तो मुझे इतनी डायमेंशन चाहिए। तो ये सब आप जो है खुद से इंजीनियर कर सकते हो। तो बेसिकली atoms in bulk which is visible to us, they are, they have different properties because they have different kind of potentials. Once we reduce the size, we can engineer the potential. Therefore, the properties of the atoms or of the electrons inside the atoms, it will be also changed. That's why nanostructures are different from the bulk structure.
ठीक है ये? Yes, ma'am. तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। के लिए एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया है, कुछ ग्राफ प्लॉट करने के लिए देती है। एक मिनट। अच्छा, मैग्नेटिज्म में जो काई का प्लॉट है, फेरो एंड एंटी फेरो, परमिटिविटी का जो प्लॉट है मैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिज्म। हाँ, फेरो एंड एंटी फेरो दोनों के लिए प्लॉट कर सकते हैं। यस मैम। मैम वो काई वर्सेस टेम्परेचर हाँ, फेरो फेरो एंड एंटी फेरो। ओके मैम।
समझाओ इसमें प्लॉट क्या है। चलो मैंने 1/i एंड टेम्परेचर के रेस्पेक्ट के अंदर बनाया। फिर से बोलना। यानी 1/सक्सेसिबिलिटी एंड टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं पूछ रही हूँ, इसका रीजन क्या है। t अकॉर्डिंग टू क्यूरियोसिटी t Tc पर वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। जैसे जैसे अपन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सक्सेसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। और एंटीफेरो में वो नील्स टेम्परेचर पर बनाया भी। इस टेम्परेचर पर ये 0 हो जाएगा। ना 0 नहीं होता है। क्या होता है। ये जो ये मैक्सिमम हो रहा है ना यहाँ पे कर रहा है। ये दोनों ग्राफ सही है गलत है क्या है। सही है मेरी तरफ से। वंदना से पूछते हैं। यस मैम। आप अपना एक्सप्लेन करो। मैम फेरोमैग्नेटिज्म के लिए T माइनस से TCl क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कम है तो वो नेगेटिव आएगा, तो ग्राफ वो कॉम्प्लेक्स स्टेट बन जाएगी। बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो डोमेन है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज होगा, तो वो मटेरियल फेरा मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे। ओके। और एंटीफेरो यहाँ पर जैसे नील टेम्परेचर को 0 कर दिया तो ये इसमें वो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा 1/T का। और ये Tl के बाद और वो सेम ही टेम्परेचर जैसे फेरोमैग्नेटिज्म में बताया तो पैरामैग्नेटिज्म की उसका वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा। हरीश। यस मैम। आपका भी वही रीजन है जो वंदना ने बताया। यस मैम। यहाँ पे ये नॉर्मल गैप क्यों है आपका। ये ऊपर वाला फेरो वाला है एंड नीचे वाला एंटी फेरो। नॉर्मली एंटी फेरो में क्या होता है, the adjacent magnetic moments जो रहते हैं वो equal length के रहते हैं and they are arranged anti-parallel. So in absence of this field, what happens is this magnetic moment cancel each other. और जब हम अप्लाई करते हैं तो स्मॉल मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है थोड़ा थोड़ा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाते एक पॉइंट आता है मैक्सिमम एट टेम्परेचर Tn, जिसे हम नील टेम्परेचर बोलते हैं, एंड वहां से इफ टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है बिकॉज ऑफ क्यूरी लॉ। ओके। एंटीफेरो के केस में फेरो का फेरो का बेसिकली इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दे आर magnetic moment in each domain is very strong. So in absence of magnetic field, so जब magnetic field अप्लाई करेंगे तो और स्ट्रांग होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो पैरामैग्नेटिज्म की ओर टेंड करेगा क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है यहाँ। that temperature at which the ferromagnetic material tends towards paramagnetic.
Like here you have TC. TC क्या है? हाँ सॉरी मैम, यहाँ पे जो आपने TC लिखा है ये TC ही है या कुछ दूसरा है? हाँ ETC ETC। यहाँ पे गैप जो है ये आपका राइटिंग मतलब इधर हो गया, जो गैप है हाँ हाँ यहाँ पे गैप होना चाहिए या कंटिन्यूअस है ये? आई थिंक कंटिन्यूस ऊपर से आता रहेगा। अच्छा, आप लोग एक ही ग्राफ में काई वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ में पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक तीनों को एक साथ प्लॉट कर सकते हो? यस मैम। हेलो मैम। हाँ हेलो। 1/chi हेलो। रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, 1/chi रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर वैसे होना चाहिए। 1 काई करना चाहते हो तो वो कर, तो मतलब काई वर्सेस टी भी कर सकते हैं, सिंपल। मैंने वंदना को भेज दिया। आज संजय सेकंड हो गए, वंदना फर्स्ट हो गई। मैंने पहले वंदना को भेज दिया। अच्छा अरे कोई नहीं, अभी देखते हैं वंदना का। मैम ये ग्राफ बना 1/chi रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर बनाना तो इजी बनता इजी चीज हमेशा नहीं पूछा जाएगा ना। है। मैंने तो बनाया तो अब वैसे ही हम क्या। अच्छा वंदना, आप एक्सप्लेन करो ये ग्राफ। मैम डायमैग्नेटिज्म है, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो उसका कोट यहाँ पे। और जो पैरामैग्नेटिक है उसमें क्यूरी लॉ से काई इक्वल टू सी अपॉन टी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो गया और इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव होती है। और तो फेरोमैग्नेटिज्म का फेरो का सेम कहाँ है?
एंटीफेरो का एंटीफेरो नहीं पता। मैम आपने एंटीफेरो का बोला था मैंने, चलो कोई नहीं, गाय का बना दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो गैप है, ये गैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक में? नहीं मैम, ये कंटिन्यूस है। किसके साथ? इसके साथ, किसी के साथ? हाँ, देखते हैं संजय ने क्या बनाया। संजय ने भी इसको कंटिन्यूस बना दिया। एक्सप्लेन करना संजय, ये क्या बनाया है, ये इधर से पैरा को इस तरीके से। मेरा मैंने वो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया, वो एटम और आयन के लिए नहीं बनाया। एटम एंड और 3 इलेक्ट्रॉन के ये लिए ग्राफ क्या बनाया। है, फ्लैट हो गया? क्या है? ये ग्राफ का शेप क्या है, मतलब ये किस शेप ये को फॉलो कर रहा है? कांस्टेंट है। वो तेरा मैग्नेटिज्म में 3 इलेक्ट्रॉन के लिए बना दिया ना मैंने, तो हम्म, बाई पॉजिटिव नया मैग्नेटिज्म के लिए नेगेटिव हम्म, एंड फेरो के लिए एट दिस टेम्परेचर पे यानी फेरो मैग्नेटिज्म कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिज्म, तो वो बनाया फेरो के लिए। क्या के लिए? डाया के लिए काई नेगेटिव होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। एंटीफेरो में कैसा रहेगा? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हम्म, और नेगेटिव टेम्परेचर रहेगा वो में बनाया जाएगा। वो इससे मैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था। वो इधर तीसरी की जगह टीएन लिखना पड़ता है, फिर वो सेम टू सेम ऐसे शेप बना देता। हरीश ने तो 1/π का प्लॉट किया है। ये इजी पड़ता है मतलब कई बार। हाँ, हरीश को काई वर्सेस टी का प्लॉट करना था, चलो कोई नहीं, ये आप एक्सप्लेन करो। आपने चाय वर्सेस टी बोला था मैम। हाँ, ये 1/5 है ना, यस यस। तो हाउ यू टेक दिस? Paramagnetism susceptibility is inversely proportional to T. That's why there is no intercept here. And in case of ferromagnetism, it is proportional to 1 by T minus Tc. So we have negative intercept, while antiferro has positive intercept. ओके, ठीक है। तो अभी पूरी बब्बर को खोल लेते हैं और यहाँ पे सारा ग्राफ थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे सब चीजों एक एक करके आपका दिया हुआ है पैरा के लिए। तो पाई वर्सेस टी पैरा के लिए फॉलो करेगा फूडी लॉ, टी और टी के बाद है फेरोमैग्नेटिक, पाई वर्सेस टी। मेरे के लिए वो प्यूरी पाउली यहाँ दोनों ही पे होते हैं भाई। क्या? प्यूरी लो और पाउली लो दोनों ही होते हैं ना। हाँ, बट आप इस तरीके से पूरी लॉ को लिखोगे ना, C/T माइनस TC। वो ऐसे में तो यहाँ पे प्लॉट जो हमेशा पाउली करोगे वो लो T माइनस TC का प्लॉट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो डिसकंटिन्यूटी है वो यहाँ पे रहेगा, ये नहीं कि ये डायरेक्टली किसी स्टार्ट हो जाए। और उससे पहले जैसे कि आप लोगों ने बोला है कि बिहेवियर जो है उसका कॉम्प्लेक्स, इसी से पहले एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में बात करें तो काई इक्वल्स टू C/T प्लस थीटा और T इज ग्रेटर देन Tn, और उसका प्लॉट आपका इस तरीके से स्टार्ट होगा और फिर ये ऐसे जाएगा। तो प्लॉट समझ में आ गया कि सबको? नेक्स्ट जो 1/π का प्लॉट है वर्सेस टी, जो सबसे इजी होता है, एंटीफेरो पैरा
फिर माइनस थीटा 0। फिर एक प्लॉट है काई वर्सेस टी बाई टी एन और एंटी फेरोमैग्नेटिक सिंगल क्रिस्टल। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक प्लॉट इन्होंने सिंगल क्रिस्टल के लिए बनाया है। सारे प्लॉट जो है एकदम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। फेरोमैग्नेटिज्म एंड क्यूबी क्या होता है, बोर्ड मैग्नेटम, ये पता होना चाहिए। बोर्ड मैग्नेटम का एक्सप्रेशन क्या है वो पता होना चाहिए। तो यही था और इससे आगे कुछ। हाँ, ये डोमेन डोमेन का कॉन्सेप्ट अगर ड्रॉ करने के लिए बोला तो करो। और हाँ, ये हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ करके दिखाओ। क्या? पहले ग्राफ बनाना है। हाँ, हिस्टैरिसीस लूप का ग्राफ ड्रॉ करो। संजय, ये हिस्टैरिसीस लूप कहाँ कहाँ मिलता है, किस दुनिया में मिलता है? और फिर मैं ठीक वापस से ड्रॉ करो और सारा लेवल प्रॉपर करो।
आगे ओके। ये एक्सप्लेन करना समझा कैसे बनाया है? में स्टार्टिंग में यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू बढ़ती जाती है। देन आफ्टर यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रहता है, जैसे ग्राफ में दिखाया गया एमआर वैल्यू मैंने दिखाई, रिमेनेंट मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद अपन क्या करते हैं, मैप डीमैग्नेटाइज करते जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है इसकी वैल्यू कम होती जाती है, यानी डीमैग्नेटाइज करने पर वैल्यू कम हो जाएगी, फिर वापस अपन मैग्नेटाइज करेंगे जिसके कारण से इसकी ग्रेजुएशन वैल्यू बढ़ती जाएगी। हरीश, can you explain your plot? Yes, ma'am. So in this hysteresis curve, it is a curve of M versus H, magnetization versus the applied field. So when we increase the magnetization, so वो छोटा सा increase होता है, तो वो छोटे छोटे करते डोमेन सब अलाइन होने लगते हैं, तो then there is some saturation point. So this saturation magnetization is known as remnant magnetization. So now we have to make it zero. So we want to decrease it, right? So we decrease it gradually by applying some HC field, and it decreases. So this field is known as coercive field. So it follows certain path, and it is तो ये हमें यूज होता है बेसिकली क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल डिटरमाइन करने के लिए। ओके, वंदना, यस मैम। हाँ आप समझाओ। जैसे स्टैटिक में जैसे कोई डोमेन है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिप्लेस करते हैं। जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है कि ऑलमोस्ट सभी डोमेन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और वो कंडीशन उसमें जो मटेरियल है वो सेचुरेशन की कंडीशन में आ जाता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। फिर जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज ना होके उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रहता है। जो ओबी है वहां पर जो मटेरियल है वो रिटेंटिविटी की कंडीशन आ जाती है। और फिर जैसे जैसे हम अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाता है कंप्लीटली, और उस कंडीशन को हम कोरेसिटिविटी बोलते हैं। और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो मटेरियल वो धीरे धीरे मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो प्लॉट सबको ध्यान देना है, जो प्लॉट का शेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्लॉट के शेप से ही बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो प्लॉट के शेप में जैसे स्ट्रेट लाइन जैसा बना दोगे तो दिक्कत है, या तो फिर ऐसा ही मतलब यहाँ पे छोटा बनाया और फिर कहीं यहाँ से बड़ा कर दिया फिर छोटा कर दिया तो वो भी दिक्कत है। जैसे मैंने देखा है सबके प्लॉट में जो शेप है वो अच्छी नहीं है। हमारा अभी देखो कि ऐसे लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे, कभी हरीश का भी यहाँ से आया फिर ये जैसे लग रहा है कि कोई एक स्लोप है स्ट्रेट लाइन जैसा, और फिर ऐसा हुआ है। संजय का थोड़ा सा ठीक है बट अभी भी मतलब वही है, प्रॉपर नहीं है, फिर यहाँ पे कम हो गया फिर यहाँ बढ़ गया,
यहाँ पे तो ये ध्यान रखना है, प्लॉट के शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लॉट का जो शेप है वो ठीक से बुक से प्रैक्टिस करना। और वंदना का सबसे अच्छा था प्लॉट में कि उसने डायरेक्शन दिखाया, कब इंक्रीज हो रहा है और कब डिक्रीज हो रहा है, जो बाकियों ने नहीं दिखाया। संजय ने भी नहीं दिखाया, अर्श ने भी नहीं दिखाया। तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि आप कब इंक्रीज कर रहे हो और कब डिक्रीज कर रहे हो। ओवरऑल मीनिंग में क्या समझ में आएगा एग्जाम में। तो इसलिए सारे लेबलिंग, सारा डायरेक्शन, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। जैसे ही आप प्लॉट कर रहे हो मतलब प्रॉपर प्लॉट करो, कोई भी चीजें उसमें मिस नहीं होना चाहिए। और यस मतलब ऐसे ऐसे अगर हो जाता है कि मान लो कुछ याद नहीं आ रहा है तो वो अलग बात है। बट कोशिश करो कि सब कुछ जो है प्रॉपर रखना है प्लॉट करने के लिए, सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है इसको पता है, और वही हमें कन्विंस करना है कि वी नो दैट थिंग। दैट इज हिट और सीवी का जितना भी प्लॉट है वो कर लेना, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और किसी को कोई डाउट है हाँ मैम। तो अच्छे से इंटरव्यू दो और फिर इंटरव्यू के बाद बताना। Yes, ma'am. ओके।